हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि सेक्सुअल इन रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें हमने पहले लेक्चर के अंदर पूरे फ्लोवर के स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से देखा था और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स किस तरह से होता है। यानी कि पोलन ग्रेन्स जो पाए जाते हैं एंथर के अंदर, पूरे एंथर के, यानी कि हम मेल पार्ट जो होता है फ्लोवर का उसको पूरा डिटेल में देखेंगे हम। ये हमारा टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और ये नीट और बायोलॉजी जो 12th वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सारे के सारे। क्लियर? तो देखिए, समझना कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स किस तरह का होता है। तो समझने की कोशिश करना कि हमने देखा था कि जो फ्लोवर होते हैं उसके 4 हॉर्ल होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये जनरली सेकेंडरी हॉर्लम कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लोरिंग प्लांट्स का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है इनका। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसी भी प्लांट के एंड्रोशियम वाले पार्ट की। एंड्रोशियम की यूनिट स्टामेन होती है और स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। क्लियर? तो ये एंथर वाला पार्ट इस तरह का होता है और ये फिलामेंट इस तरह का होता है। हमने पूरी चीजें डिटेल में देखी थी, आपको पता होगा। पिछला लेक्चर अगर किसी में नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देखे हो। अब देखिए, इस पार्ट के अंदर जैसे ये एक फ्लोवर दिख रहा है आपको, एक स्टामेन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हमने यहां से काट दिया। यहां से हमने क्या किया, इसको काट दिया। ये देखिए, यहां से हमने काट दिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। इसके अंदर इस तरह के हॉर्ल हमें दिखाई देंगे, 4 हॉर्ल हमें दिखाई देंगे एक एंथर के अंदर, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलन सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सेक कहते हैं। जो एक एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइथिकस या डाइथिकस कह सकते हैं आप, बाइथिकस या डाइथिकस। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, याद करते जाना। एक जो आपका एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे बाइथिकस या डाइथिकस हम कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको याद रखना है कि जो एंथर है उसके 2 एंड होते हैं, एक होता है उसका डिस्टल एंड और एक होता है प्रोक्सिमल एंड। डिस्टल एंड जो होता है वो किससे अटैच होता है, एंथर वाला। बात समझना, ये जो आपका स्टामेन है उसके 2 एंड होते हैं, एक होता है डिस्टल और एक होता है प्रोक्सिमल। ये वाला एंड जो है ये प्रोक्सिमल एंड है, जो कि फ्लोवर के अंदर किससे अटैच होता है, थैलेमस से। और ये ऊपर वाला जो होता है पार्ट, इसे हम कहते हैं, जो एंथर वाला पार्ट होता है दूसरे एंथर से अटैच होता है, इस पार्ट को, स्टामेन को हम कहते हैं डिस्टल एंड। क्या कहते हैं? डिस्टल एंड। तो एनसीईआरटी ने 2 एंड वर्ड यूज किया है, एक प्रोक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड। तो इसको याद रखें। प्रोक्सिमल मतलब जो आपके नीचे इससे जुड़ा हुआ होता है थैलेमस से, और ऊपर वाला पार्ट जो एंथर से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं स्टामेन का। क्लियर? अब समझना चीजें। आपने देखा कि एक फ्लोवर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, और बाइलोब यानी कि बाइथिकस होता है, और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, यानी कि 4 पोलन सेक पाए जाते हैं। इसे ही हम मेनली माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। 4 पोलन सेक पाए जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इससे देखिए, इस तरह के, जैसे आपने काटा फ्लोवर को तो उससे क्या नीचे गिरे हैं, पोलन ग्रेन्स नीचे गिरे हैं। एक बहुत छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उसके अंदर फ्लोवर के। कभी देखना, रियल फ्लोवर आप देखेंगे, कोई फ्लोवर के अंदर जो कोई फ्लोवर सूख जाता है, मैच्योर होकर सूख जाता है, फ्लोवर ड्राई हो जाता है, तो उसके अंदर छोटे से पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। देखा है कभी? या फिर किसी भी फ्लोवर के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। क्लियर? अब समझने की कोशिश करना चीजों को।
ये जो होता है 4 साइडेड होता है, आपको दिख रहा है 4 साइडेड होता है। ये सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप समझना चीज़ों को। एक एंथर है, लिखते जाना, चीज़ों को नोट भी करते जाना। एक एंथर था, उसके अंदर 2 थीका थे। थीका मतलब क्या है? लोब। 2 लोब थे उसके अंदर, और उस लोब के अंदर क्या होती है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये लाइन आप नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। एक लोब के अंदर 2 लोब, एक एंथर के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, यानी कि 2 थीका होते हैं, और 2 थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कहा जाता है? पोलन सेक कहा जाता है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। क्लियर? आइए समझ में चीज़ें, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब देखिए हम काम की चीज़ों पर यहाँ पर वापस आते हैं। आपको चीज़ों को समझते जाना है अच्छे से। देखिए ये हमने देखा, अब चीज़ों को वापस समझते जाना है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, स्ट्रक्चर को अब डिटेल में देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को हमें डिटेल में देखना है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो ये स्ट्रक्चर है, इस तरह की हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सेक इस तरह का होता है। अब इस पोलन सेक को हमने थोड़ा बड़ा बना दिया है। क्या कर दिया है? थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर दिया है, थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर है, ये भी है और ये भी है। तीनों डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर आपको बना रखे हैं। और ये किसके डायग्राम है? स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सेक के मेनली डायग्राम है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें जानना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स पैक्ड होते हैं। हम पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को भी बाद में देखेंगे, बट पहले हमें क्या देखना है कि वो पाए कहाँ जाते हैं। क्लियर? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और ये जनरली कैसी होती है? ये सर्कुलर होती है, इस तरह की सर्कुलर होती है आउटलाइन इसकी। अब समझना, इसमें 4 वाल लेयर होती है। 4 वाल लेयर से सराउंडेड होती है। पहली होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। पहली आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। सेकंड लेयर होती है एंडोथेशियम। सेकंड लेयर होती है एंडोथेशियम। थर्ड लेयर होती है, उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। थर्ड लेयर को हम मिडिल लेयर कहते हैं। और चौथी जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। पहली लेयर एपिडर्मिस होती है, नोट करते जाना सब चीज़ों को। पहली लेयर एपिडर्मिस होती है, दूसरी लेयर एंडोथेशियम होती है, तीसरी लेयर मिडिल लेयर होती है, चौथी लेयर टेपिटम होती है। और इसके अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या पाए जाते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो टेपिटम। टेपिटम से नीट के अंदर लगातार कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन लेयर के फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन लेयर के क्या फंक्शन होते हैं। अच्छे से याद रखना, किन लेयर के क्या फंक्शन होते हैं, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये आउटर 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, इनके 2 फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्रोटेक्शन करना। पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। कोई भी पोलन ग्रेन्स से उनके पोलन ग्रेन्स के प्रोटेक्शन का काम करती है पहली 3 लेयर, और अगला काम करती है डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम। डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या मतलब है इसका? जो ये एंथर होता है, ये एंथर बाद में इससे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, वो टूटता है, वो फैलता है, इस तरह से टूट जाता है और इस तरह से फैलने का काम करता है। तो ये डेहिसेंस जो होता है एंथर का, ये उसका ही डायग्राम है। डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो इसमें ये तीनों लेयर हेल्प करती है।
पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती है प्लस डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम करती है। नोट कर लेना अच्छे से, क्लियर। और इनर मोस्ट लेयर की हम बात करते हैं टेपिटम की, तो टेपिटम क्या काम करती है? टेपिटम के काम अच्छे से याद रखना है आपको। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये जो टेपिटम होती है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। और पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है टेपिटम के बारे में कि जो टेपिटम है ये जनरली बाई न्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अच्छे से याद रख लेना इस लेयर के बारे में कि जो टेपिटम लेयर होती है ये बाई न्यूक्लिएटेड रहती है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? दो न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, या फिर आपको याद रख लेना है कि दो से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड इसके अंदर होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। ये अच्छे से याद रखना है, क्लियर। अगली चीज याद रखना है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या याद रखना है? इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है इसके अंदर, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्लियर। और इसके फंक्शन से क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? नोरिशमेंट करना, यानी कि न्यूट्रिशन देना, नोरिशमेंट टू पोलन ग्रेन। जो ग्रोविंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको नोरिशमेंट देना, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ही क्या है? पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेट्स मेनली है। पोलन ग्रेन्स ही क्या है? मेल गैमेट्स है। तो इनको यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो हम प्रोसेस अच्छे से देखेंगे। तो इसलिए इनका नोरिशमेंट जरूरी है। अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो अगर, कि जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म, इनको भी इसी तरह से नोरिशमेंट करती है कोई सेल, अगर पढ़ा हो तो सर्टोली सेल्स पढ़ा है, तो सेम वैसे ही ये जो टैपिटम लेयर होती है ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को नूरिशमेंट का काम करती है। तो इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टैपिटम लेयर होती है ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो सकती है। डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है और ये पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन का काम करती है। ये अच्छे से आपको याद रख लेना है चीजें, क्लियर। अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। अब हम आते हैं मेन प्रोसेस की बात करते हैं, जो हमारी होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है हमारी प्रोसेस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ये देखिए इसमें भी ये लिखा हुआ है। पहली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है, दूसरी एंडोथीशियम है, तीसरी मिडिल लेयर है, चौथे टैपिटम है और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है और यही आगे क्या करेगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगी, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। दो तरह के स्पोर होते हैं, माइक्रो और मैक्रोस्पोर, या फिर मेगा स्पोर भी कहते हैं। मैक्रोस्पोर को हम मेगा स्पोर भी कहते हैं। जो बड़े स्पोर होते हैं उन्हें मैक्रो या मेगा स्पोर कहते हैं और जो छोटे छोटे स्पोर होते हैं उन्हें माइक्रो स्पोर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को समझना, पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो हमने एक स्पोरोजीनियस टिश्यू पढ़ रहे थे हम, ये स्पोरोजीनियस जो टिश्यू थे ये होते क्या है, इनको अच्छे से याद रख लेना है। पहले याद रखना है कि ये एक होमोजीनियस सेल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यूज होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक जैसी सेल्स। एक जैसी सेल्स जब बहुत ज़्यादा
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाती है एक स्थान पर सेंटर में माइक्रोस्पोर के, यानी कि माइक्रोस्पोरंगियम जो यंग एंथर का माइक्रोस्पोरंगियम होता है उसमें जब सेंटर में बहुत ज़्यादा एक जैसी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल इकट्ठी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। जो सेंटर में है इन्हें स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। ये कई बार 12th के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है और नीट के अंदर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब देखिए चीज़ों को ध्यान देना है कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, अच्छे से याद रख लेना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको एनसीईआरटी 100% समझ में आ जाए। यहाँ पर इसको लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी को आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि हर एक जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है वो पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करता है। तो ये फ्लो चार्ट की तरह लिखना है आपको। Each sporogenous tissue act as पोलेन मदर सेल, पीएमसीबी हम कहते हैं इसको, पोलेन मदर सेल पीएमसी। और ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। तो हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, पोलन मदर सेल की तरह काम करता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू देख लिया क्या होता है, तो हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू पोलन मदर सेल की तरह काम करता है, अच्छे से याद रखना है। अब ये पोलन मदर सेल जो होगी इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। इस पोलन मदर सेल के अंदर यानी कि स्पोरोजीनियस टिश्यूज जो हैं इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या होगी इनके अंदर, मियोसिस होगी इनके अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। इन पोलन मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और यहाँ पर जनरली सेल्स क्या होगी, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, क्लियर। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि माइक्रो स्पोर बनने वाले छोटे छोटे स्पोर बनेंगे जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 4, हमारे यहाँ पर क्या बनेंगे 4 हम कह दें, या फिर हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह सकते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्यों करें, टेट्रा का मतलब क्या है, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं। यहां से क्या बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अच्छे से वर्ड याद रखना, क्लियर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब एंथर डेहिसेंट होगा, एंथर क्या होगा, जब एंथर का क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा और वो मैच्योर हो जाएगा। एंथर क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा एंड मैच्योर हो जाएगा, यानी कि एंथर के अंदर अब पानी की कमी आ गई है, वो सूखने लगा है और वो मैच्योर हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड एन होंगे। पहले 2n थी और ये स्पोर जो बनते हैं यानी कि हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, क्लियर। अब एंथर में क्या होगा, डेहिसेंस होगा, यानी कि एंथर, जब एंथर की वाल्स टूट जाएगी, एंथर की वाल जब टूट जाती है तो एंथर क्या होगा, डेहिसेंस होगा और उससे क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे।
व्हेन एंथर डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब क्या है? टूटना, उसका फटना। जब वो टूटेगा तो उससे क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स रिलीज। क्लियर? तो उससे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, और कितने? थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, थाउजेंड्स में, हजारों में पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। क्लियर? तो अच्छे से याद रखना है। क्या हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर? जो स्पोरोजेनियस टिश्यू था वो पोलन मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा था, उसके अंदर मियोसिस होगी, उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन इससे हुआ है। क्लियर? अब उसके अंदर क्या होगा? एंथर जो होगा, यंग एंथर था, अब उसके अंदर पानी की कमी आने लगेगी, उसके अंदर डिहाइड्रेशन होने लगेगा और वो मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद उसमें क्या होगी? 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, एक से 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है इस तरह से उसमें। तो अब क्या होगा? जब एक एंथर होगा वो डेहिसेंस होगा, तो उस एंथर के अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, थाउजेंड्स में नीचे गिरने लगेंगे, फिर वो दूसरे प्लांट तक पहुंचेंगे। अगर सेम प्लांट में दोनों मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, और अगर किसी दूसरे प्लांट तक पहुंचेगा तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। वो हम पूरी डिटेल में देखेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारा एक पोलन ग्रेन होता है वो किस तरह का होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो एक पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। अच्छे से नोट कर लेना, ये वर्ड पूछा गया है कई बार। पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं। जनरली स्फेरिकल होते हैं पोलन ग्रेन्स, और इनकी साइज जो होती है वो 25 से लेकर 15 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोन में लिख लेना आप। तो ये आप इसकी 25 से लेकर 50 माइक्रोन इसकी साइज होती है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके ऊपर 2 लेयर्स होती है, 2 वाल लेयर्स पाई जाती है, याद रख लेना है। 2 वाल लेयर्स पोलन ग्रेन्स के ऊपर पाई जाती है। पोलन ग्रेन्स के ऊपर 2 वाल लेयर्स पाई जाती है। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। 2 वाल लेयर होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। अच्छे से याद रख लेना है। पोलन ग्रेन्स के ऊपर 2 वाल लेयर्स पाई जाती है। एक वाल लेयर को एक्साइन कहते हैं, दूसरी को इंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन वाल लेयर होती है ये आउटर होती है। एक्साइन जो होती है ये आउटर लेयर होती है। इंटाइन जो होती है ये इनर लेयर होती है। इंटाइन जो होती है ये इनर लेयर होती है, एक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर होती है, और जो एक्साइन है ये थिक लेयर होती है, ये मोटी होती है। इंटाइन कैसी होती है? ये थिन लेयर होती है। याद करते जाना है चीजों को। ये थिन लेयर होती है। एक्साइन की हम बात करें तो एक्साइन जो होती है वो हार्ड होती है, हार्ड होती है एंड डिसकंटिन्यूअस होती है। यानी कि पूरे पोलन ग्रेन्स में नहीं पाई जाती है, कुछ कुछ जगह पर एब्सेंट होती है, कुछ कुछ जगह पे एब्सेंट होती है, और जनरली कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर होती है। उसके बाद अगर हम इंटाइन की बात करें तो ये कैसी होती है? लेस हार्ड होती है एंड कंटिन्यूअस होती है। लेस हार्ड होती है एंड कंटिन्यूअस होती है। सब चीज़ें नोट करते जाना है। जो एक्साइन लेयर होती है
ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपने सुना होगा, ये प्लांट के अंदर पाए जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल होता है। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कई सारे पोलन ग्रेन्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इस स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है दुनिया का, इतनी ज़्यादा हार्ड ये होती है, आपको याद रखना है। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें इंटाइन की, तो ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। इसके अंदर जो एक्साइन लेयर होती है, इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न एंड डिजाइन पाए जाते हैं। पैटर्न एंड डिजाइन पाए जाते हैं, इसके अंदर कोई पैटर्न और डिजाइन नहीं पाया जाता है। ये आपको अच्छे से चीजें नोट करना है यहाँ पर। क्लियर। जो स्पोरोपोलेनिन होती है ये सबसे हार्डेस्ट होती है, जैसा मैंने बताया आपको, और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस लेक्चर 2 में हमने यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन तक पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि क्या जर्मपोर होते हैं, क्या वेजिटेटिव सेल होती है, क्या जनरेटिव सेल होती है, कि किस तरह से कौन सी स्टेज में पोलन ग्रेन्स का शेडिंग होती है, और पोलन ग्रेन्स की लाइफ पीरियड जो होता है, लाइफ स्पेन वो किस प्लांट्स के लिए कितना होता है, विएबिलिटी पीरियड जो जिसे हम कहते हैं, अलग अलग हम देखेंगे सबके अंदर। तो एक लेक्चर में हम ये देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से फीमेल पार्ट होता है। तो हमारा टॉपर सीरीज का लेक्चर 2 ये था। आपको इसके अलावा कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा। एनसीईआरटी की हर लाइन, हर डायग्राम, हर चीज़, नीट के हर तरह के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और किस तरह के 12th बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपको किस तरह की और चीज़ें प्रोवाइड करें हम, उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें। क्लियर। तो बताएं ज़रूर कि किस तरह की चीज़ें आपको लगी है, और इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। क्लियर। तो हमारे वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारा। क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।